Hello students, my name is Dipandi Mishra and I will teach you module 2 from your business communication subject. So in this unit, as you can see, we have to cover all these topics: communication in work team, solving group problems and group decision making, and at last we'll study listening skills. Okay, so practically from studying unit 1 or module 1 of business communication, you must have understood till now that communication, basically the subject, is a very easy subject, and the most important thing is that it is very much applicable in your practical life. So you have to study this subject as a very entertaining subject, and you don't have to get you have to get along with the subject with the practical application of each and every topic that we are studying. So without delaying, let us get started with the topic. The first topic that we have to cover in unit 2 is ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? हमारे पास जब हम किसी भी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें देखते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सिंस द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, तो जितने भी कम्युनिकेशन के टॉपिक्स हैं जो आपके इस सब्जेक्ट के अंडर में आ रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम बहुत तरीके से ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं. हम कई सारे फ्रेंड्स की ग्रुप होती है, उनमें भी कम्युनिकेशन होता है. कई सारे ऑफिस के लोग होते हैं, उनके बीच में भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. लेकिन हम यहाँ पे उस ग्रुप कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं. सिंस हम इसको बिजनेस कम्युनिकेशन के अंडर में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब है कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी कॉर्पोरेट में, किसी ऑफिस में किस तरीके से ग्रुप बनती है और उसमें कम्युनिकेशन होता है. ओके, सो as you can see here, a group is a collection of users sharing common interest. Group based activities are steadily increasing. तो हम देख सकते हैं कि ग्रुप एक कलेक्शन होता है लोगों का जिनका कोई कॉमन गोल होता है या कॉमन इंटरेस्ट होता है. Group communication is a modern method of assessing personality. It is both a technique and an art and a comprehensive tool to judge the worthiness of the employees and his appropriateness for the job. तो ग्रुप कम्युनिकेशन के थ्रू हम इस बात का पता लगा पाते हैं कि जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ है उसकी वर्दिनेस क्या है, वो कितना क्वालिफाइड है, वो कितना एलिजिबल है किसी काम को करने में. और जब हम उसको टीम में या हम उसको ग्रुप में कम्युनिकेट करने का की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहाँ पे वो अपने स्किल्स को शो कर पाता है, अपने टेक्निकल स्किल्स, अपने आर्टिस्टिक अप्रोच को, और अपने कॉम्प्रिहेंसिव टूल एक है ये हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम जज कर पाते हैं कि ये सारी स्किल्स हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर हैं कि नहीं है. तो ग्रुप कम्युनिकेशन क्या हुआ? ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप होता है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है. अब यहाँ पे आप इस बात को याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रुप कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है. एक पर्टिकुलर हायरार्की होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है. कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जिनके थ्रू वो पर्टिकुलर चैनल होता है जिसके थ्रू हमें कम्युनिकेट करना होता है. तो यहाँ पे उस ग्रुप कम्युनिकेशन की बात हो रही है. देखते हैं क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के. स्टिमुलेशन ऑफ थिंकिंग इन अ न्यू वे. एक नई तरह की सोच आपको मिलती है जब आप ग्रुप में कम्युनिकेट करते हो. मान लीजिए अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं और मैं बोलूं कि आप इसके बारे में सोच के मुझे अपने थॉट्स बताइए, तो आप कुछ एस्पेक्ट ज़रूर ऐसे होंगे जो आपसे छूट जाएंगे. बट जब हम ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं तो हम ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर कर पाते हैं. हम उन एस्पेक्ट्स को भी देख पाते हैं जहां तक हमारी सोच नहीं पहुंची थी. ओके, तो हम एक नया अप्रोच अपना थिंकिंग प्रोसेस में ला पाते हैं. सेकेंड इज एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज. हमारी नॉलेज बढ़ती है. जो हो सकता है कि कुछ नॉलेज हमारे पास ना हो, वो नॉलेज हमारे पास आती है. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. जब हम ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं तो एक वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है ये आइडेंटिफाई करने का कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है. अगर हम बात को बहुत अच्छे से रख पा रहे हैं, अगर हमारे पास नॉलेज बहुत ही अच्छी है,
हम एनालिटिकल अप्रोच में अपनी बातों को रख पा रहे हैं, तो अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारा एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छा है, हम चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छे से कर पाते हैं। बट अगर हम ये देखते हैं कि ग्रुप के जो बाकी लोग हैं वो पहले से बहुत सारी रिसर्च करके उस टॉपिक के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में आए हैं या ऐसा कुछ है, तो हमें पता चलता है कि हम वीक हैं इस एरिया में, हमें बाकी लोगों की तरह पहले से वेल प्रिपेयर्ड होके आना होगा। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ग्रुप कम्युनिकेशन के थ्रू हमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। देन योर ट्रू पर्सनैलिटी इज रिवील्ड एंड क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप क्रिस्टलाइज। तो आपको अपने जो आपकी ट्रू पर्सनालिटी है वो आपको पता चलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बट जब हम ग्रुप में आते हैं तो हम इतने अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। वहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारी जो ट्रू पर्सनालिटी है वो थोड़ी शाई टाइप की है, थोड़ी इंट्रोवर्ट है। वी हैव टू ओपन अप, वी हैव टू स्पीक इवन मोर। तो हमें पता चलता है हमारी पर्सनालिटी कैसी है। और इसके अलावा लीडरशिप स्किल्स भी हमें पता चलती हैं, क्योंकि अगर ग्रुप में ऐसा हो रहा है कि यू आर द आइस ब्रेकर, you are the person who is going to start the conversation, that means that you have confidence and you have leadership skills. But if you are not able to speak in group communication, that means that leadership skills is lacking in you. तो आपको अपने ग्रुप कम्युनिकेशन के थ्रू पता चल पाता है कि आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है और आपके अंदर कितनी लीडरशिप स्किल्स हैं। प्रोवाइड चांस टू एक्सपोज, आपको एक्सपोज होने का एक मौका मिलता है, आपको अपने फील्ड के बाकी लोगों से कम्युनिकेट करने का और उनसे कुछ नई नई चीज़ें सीखने का और अपनी स्किल्स को एक तरीके से मतलब शो ऑफ करने का, ये इन सब चीज़ों का आपको चांस मिलता है। तो एक चांस मिलता है आपको एक्सपोज करने का और खुद को प्रूव करने का। लैंग्वेज स्किल्स, आपको अपने लैंग्वेज स्किल्स की एक तरीके से आपको एक फीडबैक मिलता है। आप जब कम्युनिकेट करते हो ग्रुप में तो आपको समझ में आता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, और लोगों की लैंग्वेज कैसी है, आपको अपनी लैंग्वेज में कितना इम्प्रूवमेंट करना है और लोगों को कितना कुछ सिखाना है। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको पता चलती हैं। एकेडमिक नॉलेज, आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होती है। जैसे कि जो पुराने लोग होते हैं, अगर ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े एज में ज़्यादा हैं तो उनका एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। अगर फ्रेशर्स हैं तो वो नए नए पढ़ के आए हैं, उनके साथ जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो एक तरीके से आपकी जो एकेडमिक नॉलेज है वो भी इंक्रीज होती है जब आप ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं। देन कम्स लीडरशिप स्किल्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि आप जब ग्रुप में होते हो तो आपको पता चल पाता है कि आपके अंदर कितनी अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं। देन कम्स पीपल हैंडलिंग स्किल्स, विच मीन्स कि आप लोगों के साथ लोगों को कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग बहुत ही वेल मैनर्ड हों। बहुत अलग अलग पर्सनालिटी के, बहुत अलग अलग एट्रीब्यूट्स के पीपल होते हैं जो साथ में आके काम करते हैं एक ग्रुप में। तो जब आप उन लोगों के साथ डील करते हो अच्छे से तो आपको ये बात पता चल पाती है कि आपके अंदर पीपल हैंडलिंग स्किल्स कितनी है, कम है, ज़्यादा है, क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है, क्या चीज़ें आपको अभी और सीखनी है। देन कम्स टीम वर्क, आपको ये बात पता चल पाती है कि टीम में आप कितना अच्छा वर्क कर पाओगे। एंड लास्ट इज जनरल नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है जब आप ग्रुप में कम्युनिकेट करते हो। ओके, सो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। देन do's in group communication, what all you can do in group communication: modulate the volume, pitch and tone. So आपने फर्स्ट यूनिट में भी ये शायद पढ़ा होगा, आपको पता भी है इस चीज़ का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने देखा भी है कि आपका जो मॉड्यूलेशन होता है, वॉइस का जो पिच होती है, जो टोन होती है, वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि जब आप ग्रुप में कम्युनिकेट करते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको अपनी वॉल्यूम, अपने पिच और अपनी टोन का बहुत ख्याल रखना होता है। आप किससे बात कर रहे हैं, किस सर्कमस्टांसेस में बात कर रहे हैं, कब आपको किसी चीज़ को एम्फेसाइज करके बोलना है, कब आपको किसी चीज़ को सॉफ्टली बोलना है। तो ये सारी चीज़ें आप देख के और ग्रुप में इस चीज़ को बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट कर पाते हो, आपको एक स्किल आती है, आप एक नई स्किल सीखते हो मॉड्यूलेशन ऑफ टोन की।
देन बी कंसिडरेट टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। जब आप ग्रुप में होते हो तो आप हमेशा दूसरों की फीलिंग्स का भी ध्यान देते हो। आप हमेशा ये भी देखते हो कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी बात सुनने में सुनने के कंडीशन में है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरीके का बैरियर आ रहा है कम्युनिकेशन में, साइकोलॉजिकल बैरियर तो नहीं है। अगर साइकोलॉजिकल बैरियर होता है तो आप उस टाइम कम्युनिकेट नहीं करते हो या कम कम्युनिकेट करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये देखा जाता है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को के लिए थोड़ा कंसिडरेट होते हो। देन ट्राई टू गेट योर टर्न। नाउ जब भी हमारे ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए, मतलब दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो बोलें, और आपको भी कोशिश करनी होती है कि आप भी एक प्रॉपर टर्न लेके अपनी बातों को रखें वहां पे। देन बी एन एक्टिव एंड डायनेमिक पार्टिसिपेंट बाय लिसनिंग। तो आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स पे भी बहुत वर्क करना होता है ग्रुप कम्युनिकेशन में, क्योंकि जितना एक्टिव लिसनिंग आप करेंगे, जितने अच्छी तरीके से आप पार्टिसिपेंट की बात सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके उस ग्रुप कम्युनिकेशन का रिजल्ट अच्छा आएगा। आप हर एस्पेक्ट को सुन पाओगे और उसी हिसाब से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, और अगर जो भी बात हो रही है उसका एक अच्छा कंक्लूजन निकाल पाओगे, एक ऐसा कंक्लूजन निकाल पाओगे जो कि अनबायस्ड होगा, रैशनल होगा। ओके, टॉक विथ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अश्योरेंस। तो आपको हमेशा ग्रुप कम्युनिकेशन के टाइम पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही सेल्फ अश्योरेंस के साथ बात करनी होती है। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन अ ग्रुप? You have to modulate your volume, you have to understand the other person's feelings too, and you try to get turn and then keep your point in front of everyone else in the group. Then you have to be a very active listener, and then finally you talk with confidence and self assurance. Then what all you don't have to do in group communication? First is being shy, nervous, keeping isolated from group discussion. So if you feel shy, you feel nervous, or you don't involve get involved in group discussion, that will lead your point to be uncovered. ओके, अल्टीमेटली यही होगा कि आप अपने पॉइंट्स को रख ही नहीं पाए वहां पे, क्योंकि अगर ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसका मतलब पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने पॉइंट्स रखने की कोशिश करेंगे, और अगर आप शाई फील करोगे, नर्वस फील करोगे, आप स्पीक अप नहीं करोगे, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि आपका पॉइंट कोई सुनेगा ही नहीं। किसी को नहीं पड़ी है कि वो आपसे आपके पॉइंट को रखने को बोले। बहुत ही कम ऐसा होता है कि वहां पे सबको टर्न दिया जाए बोलने का। तो इस तरीके से मतलब आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, भले आपका पॉइंट बहुत ही अच्छा हो, लेकिन आप बोले नहीं, इसलिए उसकी उस तक कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उस ग्रुप कम्युनिकेशन में नहीं दे पाओगे। तो you don't have to feel shy, nervous, or you don't have to keep isolated from group discussion. Then interrupting another participant before his arguments are over, ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, येट बहुत ही अनकॉमनली फाइंड होती है कि किसी के पास ये सेंस हो कि अगर हम ग्रुप में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अगर कोई बोले तो कभी भी उसकी बात बीच में कट नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे कम्युनिकेटर का, एक अच्छे लिसनर का, एक अच्छे स्पीकर का ये बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन होता है कि जब सामने वाला इंसान बोलता है तो वो अच्छे से काम होके सुनता है। आगे हम जब क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिसनर पढ़ेंगे इसी मॉड्यूल 2 में, तो हम इस चीज को देखेंगे कि एक अच्छा लिसनर वही होता है जो सामने वाले की बात, स्पीकर की बात अच्छे से सुनता है और उसकी बात को, उसके आर्ग्यूमेंट को बीच में इंटरप्ट नहीं करता है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में कभी भी किसी के भी आर्ग्यूमेंट को इंटरप्ट करके अपना पॉइंट नहीं रखना चाहिए। उनको पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपनी बात को रखें, और उसके बाद आपको अपनी बात रखनी होती है। Speak in favors. Example, establish your position and stand by it stubbornly. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जब भी ग्रुप कम्युनिकेशन में रहें, अगर कोई डिबेट हो रही है, अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, अगर किसी पॉइंट के प्रोज एंड कॉन्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा अगर कुछ भी हो रहा है, तो आपको किसी एक अपनी पोजीशन स्टैब्लिश करनी है कि आप उसके फेवर में आपको बोलना है या उसके फेवर में नहीं बोलना है आपको, और उसी पॉइंट के साथ आपको लास्ट तक टिके रहना होता है। ओके, यही आपको मतलब कि आपको कोशिश करनी होती है कि आप अपने पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से रख पाओ। लेकिन
एक बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं हो कि स्टर्बनली आप उस पॉइंट को बिल्कुल फॉलो कर रहे हो। आपके सामने बहुत वैलिड पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, आपको अब लगने लगा है कि आपने जो बात कही थी वो शायद गलत हो सकती है, तो अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, सिर्फ अपने आप को करेक्ट करने के लिए बार बार अपनी बात रखते हो, तो वो फिर एक तरीके से बायस्ड डिस्कशन हो जाएगा, बायस्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसीलिए क्या नहीं करना है ग्रुप कम्युनिकेशन में, कभी भी बहुत स्टबर्नली अपने पॉइंट को, अपने पोजीशन को नहीं रखना है, ठीक है, हमेशा फेवर में नहीं बोलना है। चेंज्ड ओपिनियंस, अब आपको ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमेशा आपको अपनी ओपिनियन चेंज नहीं करते रहना है। मान लीजिए कि अगर ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे मेन पॉइंट हमारा यही होता है कि अगर ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम वहाँ पे हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करें, ओके, हर एस्पेक्ट को प्रेजेंट करें और उस पर डिस्कशन करके एक प्रॉपर रिजल्ट पे हम कंक्लूड करें। तो अगर आपका ओपिनियन पूरे टाइम अगर चेंज होता रहेगा, एक डिलेमा में रहेगा, तो उसका कोई कंक्लूजन, उस ग्रुप कम्युनिकेशन का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर ओपिनियन शुड नॉट चेंज ऑलवेज। इट कैन चेंज एज वी हैव डिस्कस्ड इन द previous point, that you don't have to stuck to anything very stubbornly, but still you don't have to change your opinion all the time. Okay, don't make fun of any participant even if his arguments are funny. अगर आपको ऐसा लगता है कि the person who is presenting his argument, you may find it funny, you may think that the data is incorrect whatever he or she is presenting, or you may think that the pronunciation is not very good, anything, any, there could be any point on which you can find the argument to be funny, but you don't have to make fun of any participant, because that will ultimately lead to the lack of confidence of the participant, and therefore what happened will that the participant will not be able to present his or her point of view in a confident manner and openly. So the person could get nervous and he or she could think that I don't have to present the points anymore. So all these things could happen, so you don't have to make fun of any participant in the while he or she is presenting his argument. So what all we don't have to do during group communication, we don't have to feel shy, nervous, we don't have to interrupt another participant, we don't have to stuck to a point stubbornly, we can't change our opinion at each and every moment, and we don't have to make fun of any participant even if we find his or her argument to be funny. Okay, now next is, what are the characteristics of group communication? Okay, क्या characteristics होती हैं किसी भी group communication में, हम group communication में क्या क्या चीज़ें find out करते हैं। नंबर फर्स्ट इज नॉलेज, कि हम कभी भी ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं तो हम हमेशा नॉलेज शेयरिंग के लिए ही ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे हो सकता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा हो सकता है कि किसी टॉपिक पे प्रॉपर डिस्कशन करने के लिए आपका ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो अल्टीमेटली जो भी हो रहा हो, बट यहाँ पे नॉलेज का एक्सचेंज होता है हर पूरे टाइम आपके ग्रुप कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन स्किल्स तो रिक्वायर्ड होती ही हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में, एक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्ड होती है, हर पार्टिसिपेंट सामने वाले पार्टिसिपेंट की पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ही एक्टिवली सुनता है। देन क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट में, एक्सप्रेशन में, आप क्या कहना चाहते हैं, यू हैव टू डिलीवर योर पॉइंट ऑफ व्यू वेरी क्लियरली। ओके, देन आप एप्ट लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज वहाँ पे सूटेबल है वो लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, आप किसी बिजनेस डील के लिए गए हो जहाँ पे फॉरेन से क्लाइंट्स आए हैं, ऐसे केस में आपको मे बी इंग्लिश लैंग्वेज की ज़्यादा मतलब यूज़ करना पड़े, आपको वो लैंग्वेज आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़े। ये भी हो सकता है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उन्होंने किसी स्पेशल लैंग्वेज के लिए डिमांड किया हो कि आपके यहाँ कोई ना कोई कन्वर्टर होना चाहिए, जो हमारे ट्रांसलेटर होना चाहिए, जो हमारी लैंग्वेज को चेंज करे, क्योंकि उनको मे बी वो इंग्लिश के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। तो ऐसे केस में आपको अपने यहाँ ऐसे ट्रांसलेटर का अरेंजमेंट करना पड़ता है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके बिजनेस आइडिया को उनके सामने बहुत ही ओपनली और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अप्रोप्रिएट लैंग्वेज आपको यूज़ करना पड़ता है किसी भी ग्रुप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। देन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, कुछ आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है।
कुछ आपका ऐसा कम्युनिकेशन आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी जेस्चर के थ्रू भी होता है जिससे पता चलता है कि जो पर्सन है उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना क्लियर है वो अपने थॉट्स को लेकर। तो यहाँ पे बहुत ही एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। किसी भी तरीके से जो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन है उसमें किसी भी पार्टिसिपेंट को अनकंफर्टेबल नहीं फील होना चाहिए। द बॉडी लैंग्वेज शुड बी एप्रोप्रिएट, इट शुड बी फॉर्मल, इट शुड बी प्रोफेशनल। देन ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर का मतलब ये होता है कि ग्रुप के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करते हुए सारे पार्टिसिपेंट्स को बिहेव करना चाहिए ग्रुप कम्युनिकेशन के टाइम पे। देन लीडरशिप स्किल्स, वी हैव डिस्कस दिस कि ग्रुप कम्युनिकेशन में एक लीडरशिप स्किल्स भी आती हैं कि जब आप ग्रुप में कम्युनिकेट करते हो तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली लीडरशिप स्किल्स जनरेट होती हैं। देखिए, आप अपने पॉइंट्स को रखते हो, कभी कभी आप आइस ब्रेकर का काम करते हो कम्युनिकेशन में, तो इस तरीके से आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आती हैं। तो जब भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उसमें लीडरशिप स्किल्स जरूर होती हैं। देन इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि हर पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट पे डिपेंड करता है कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस ग्रुप कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, एक कंक्लूजन पे आने के लिए। देन टास्क। कभी भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है तो उसका वो टास्क ओरिएंटेड होता है, कोई ना कोई टास्क होता है जिसकी वजह से वो ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है। देन नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब ये होता है कि आपका कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करना होता है आपको, और इन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से, इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको कम्युनिकेट करना होता है। देन कलेक्टिव आइडेंटिटी। ग्रुप कम्युनिकेशन में देखिए एक वर्ड आ रहा है ग्रुप, ग्रुप का मतलब है कई लोग एक साथ, तो आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाती है उस ग्रुप कम्युनिकेशन के टाइम पे, आप एक ग्रुप की तरह जाने जाते हो। देन रोल्स। जो जो भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है उसमें जितने पार्टिसिपेंट होते हैं उनका अपना अपना रोल्स होता है। कोई पर्सन ऐसा होता है, मे बी थर्ड पार्टी ऐसी होती है जो सारे पॉइंट्स को सुन के कंक्लूजन डिराइव करती है पूरे कम्युनिकेशन से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके प्रोज, उस पर्टिकुलर पॉइंट के एडवांटेजेस को प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग डिसएडवांटेजेस को प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से सबका अपना अपना रोल होता है। एंड देन कम्स कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब ये होता है कि जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं आपके ग्रुप कम्युनिकेशन में उनके बीच में कोहेसिवनेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट से डरता हो जिसकी वजह से ग्रुप कम्युनिकेशन अफेक्ट हो। देयरफॉर देयर शुड बी अ सर्टेन लेवल ऑफ कोहेसिवनेस अमंग पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप डिस्कशन। तो हम देखते हैं कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। जब भी ग्रुप कम्युनिकेशन होता है तो उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। नॉलेज होती है आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, एक्टिव लिसनिंग होती है, बहुत ही क्लियरली थॉट्स और एक्सप्रेशंस को प्रेजेंट किया जाता है, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ग्रुप की तरह सब बिहेव करते हैं, लीडरशिप स्किल्स होती हैं उनके अंदर, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, कोई ना कोई टास्क होता है जिसकी वजह से ग्रुप कम्युनिकेशन होता रहता है, नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं हर ग्रुप कम्युनिकेशन जिसको फॉलो करना होता है सबको। देन कलेक्टिव आइडेंटिटी, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है उस ग्रुप कम्युनिकेशन के थ्रू। और रोल्स होते हैं आपके, हर पार्टिसिपेंट का अपना अपना रोल होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रेजेंट करता है। एंड लास्ट वन इज कोहेसिवनेस। एक सर्टेन लेवल ऑफ कोहेसिवनेस होनी चाहिए, टुगेदरनेस की फीलिंग होनी चाहिए सारे पार्टिसिपेंट में जो भी ग्रुप कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, सो दैट कोई भी पार्टिसिपेंट किसी पार्टिसिपेंट से डरे ना या कुछ भी ऐसा ना फील करे जिसकी वजह से वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाए। तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। नाउ there are various types of groups found in any organization। तो बहुत तरीके के ग्रुप होते हैं जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं, जैसे कि टास्क ओरिएंटेड ग्रुप, रिलेशनल ग्रुप एंड ऑल दीज ग्रुप्स। नाउ मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप टाइप्स ऑफ ग्रुप बिजनेस कम्युनिकेशन में सर्च करेंगे आपको बहुत ही कई तरह के आपको ग्रुप मिल सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे मेंशन ना हो वो भी ग्रुप आपको मिल सकते हैं, बट दीज आर मेन टाइप ऑफ ग्रुप्स दैट वी फाइंड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और जिनके बीच में ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। नाउ व्हाट आर दीज, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? फर्स्ट वन इज टास्क ओरिएंटेड ग्रुप। तो टास्क ओरिएंटेड ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको स्पेसिफिकली कोई टास्क दिया गया है। ओके इसको यहाँ पे इन ऐसे ग्रुप के जो लोग होते हैं इनको टास्क दिया जाता है और इसी टास्क की वजह से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं एज अ ग्रुप।
देन सेकंड वन इज रिलेशनल ओरिएंटेड ग्रुप्स, मतलब दीज आर फॉर्म टू प्रमोट इंटरपर्सनल कनेक्शंस। तो जब हम इंटरपर्सनल कनेक्शंस को अपने आपस में ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहते हैं, तब हम रिलेशनल ओरिएंटेड ग्रुप्स बनाते हैं। इसके अलावा और भी तरीके के ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का मतलब होता है दीज आर द ग्रुप्स, लॉन्ग लास्टिंग ग्रुप्स दैट आर फॉर्म्ड based on interpersonal relations and include family and friendship groups. Our communication in primary group is more frequently दैन अदर ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे मेंटेन मतलब बेसिकली डिपेंड करते हैं। जैसे कि हो गया आपका आप ऑफिस में ही हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में ही हो, बट कुछ आपके ऐसे कोलीग्स हैं, कुछ आपके ऐसे मे बी मैनेजर्स हैं जिनके साथ आपका जो रिलेशन है वो क्वाइट फ्रेंडली हो गया है। तो ऐसे केस में हम वहाँ पे एक प्राइमरी ग्रुप देखते हैं, जहाँ और ये ग्रुप जो है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी दिनों तक ये ग्रुप ऐसे ही रहते हैं। Okay, and secondary group are characterized by less frequent interaction and less emotional and relational communication than in primary group. Our communication in secondary group, which is often self oriented, यहाँ पे other oriented आपका कम्युनिकेशन होता है और यहाँ पे सेल्फ ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है। तो सेकेंडरी ग्रुप आपकी इसमें इमोशंस लेस इन्वॉल्व होते हैं, रिलेशन लेस इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको काम के लिए कोई वर्क होता है, कोई टास्क होता है, कोई टारगेट होता है जिसकी वजह से ग्रुप बनाया जाता है, और आप सिर्फ उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एज अ ग्रुप साथ में रहते हो। यहाँ पे आप अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, अपनी बातों को, अपने टास्क को ज़्यादा अच्छे से रखते हो, और जबकि प्राइमरी ग्रुप में आप दूसरे की बात ज़्यादा सुनते हो, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। देन कम्स टीम। टीम एक आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल नेम होता है किसी भी ग्रुप का, प्रोफेशनल नेम होता है किसी भी ग्रुप का किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो टीम आर सिमिलर टू टास्क ओरिएंटेड ग्रुप। तो जो टास्क ओरिएंटेड ग्रुप होते हैं ना, जिनको टास्क की वजह से साथ में रखा गया है किसी टास्क के अकम्पलिशमेंट के लिए, वही आपके टीम्स होते हैं। बट दे आर कैरेक्टराइज बाय अ हायर डिग्री ऑफ लॉयल्टी एंड डेडिकेशन टू ग्रुप्स टारगेट एंड टू अदर ग्रुप मेंबर्स। और यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है वो ये होती है कि बहुत ही हायर डिग्री ऑफ लॉयल्टी चाहिए होती है। आपको जो भी काम दिया गया है उसके अकम्पलिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपने काम को करना स्टार्ट कर देते हो, और ग्रुप के काम को और अदर ग्रुप के मेंबर्स को भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। इसके बाद फिर कुछ ग्रुप्स आपके होते हैं, जैसे कि ओपन ग्रुप। ओपन ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जैसे हमारे कस्टमर्स की कोई ग्रुप हो गई। ओके, हम बहुत सारे कस्टमर्स की ग्रुप बनाना चाहते हैं अपने सेल्स प्रमोशन के लिए, तो हमने कस्टमर्स की ग्रुप बना दी। देन क्लोज्ड ग्रुप, वो ग्रुप जो क्लोज्ड होती है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी टास्क से रिलेटेड ग्रुप, तो टास्क ओरिएंटेड ग्रुप्स बेसिकली आपकी क्लोज्ड ग्रुप्स होती है। ओके, पीयर टू पीयर ग्रुप। पीयर टू पीयर ग्रुप का मतलब है वो सारे ग्रुप जहाँ पे सभी इक्वल स्टेटस के हैं, सारे एम्प्लॉयज इक्वल पोजीशन डेजिग्नेशन पे हैं और उनकी ग्रुप बनी है। एंड लास्ट वन इज हायरार्किकल ग्रुप, जिसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की हायरार्की को फॉलो करते हुए ग्रुप बनाते हैं। मे बी एक मैनेजर हो और 3-4 एम्प्लॉय हो और उनको कोई प्रोजेक्ट दिया गया हो, मैनेजर उनको बताता हो कि उनको बेसिकली डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है। तो ये हायरार्किकल ग्रुप का एक एग्जांपल हो गया। तो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप दैट वी यूजुअली ऑब्जर्व इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और इन्हीं के बीच में जैसी ग्रुप होती है वैसा ही कम्युनिकेशन वहाँ पे होता है। अगर रिलेशनल ओरिएंटेड ग्रुप है तो वहाँ पे रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे इतना फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता है। बट अगर टास्क ओरिएंटेड ग्रुप है तो जो कम्युनिकेशन है, जो कॉन्वर्जेशन है, बहुत ही सीरियस होता है। और वही अगर टीम है तो कॉन्वर्जेशन स्ट्रिक्टली आपका टास्क ओरिएंटेड होता है, बहुत ही फॉर्मल होता है, और हमेशा एक टारगेट को अचीव करने के लिए होता है। ओके, तो जैसे आपका ग्रुप होता है उसी हिसाब से ग्रुप का में कम्युनिकेशन भी होता है। इसके बाद फिर आता है आपका
द वेरिएबल्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। तो देर आर सर्टेन वेरिएबल्स जिसमें आप जो ग्रुप कम्युनिकेशन पे देखते हो, ठीक है। तो देर आर बेसिकली 3 फैक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट, कंफर्मिटी एंड कंसेंसस ग्रेटली अफेक्ट द एफिशिएंसी with which team operates and the amount of enjoyment member derive from it। तो बेसिकली ये 3 चीज ऐसी होती है जिसके थ्रू आपका जो ग्रुप का कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो पाता है, और जिसकी वजह से जो आपकी बेसिकली एफिशिएंसी होती है टीम में काम करने वाले लोगों की, इसको ये 3 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड इज कंफर्मिटी एंड थर्ड वन इज कंसेंसस। तो व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे क्लैश होता है आइडियाज़ का, जहाँ पे डिसएग्रीमेंट होता है किसी पॉइंट पे, ये सारे आपके कॉन्फ्लिक्ट में आता है। बट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑलवेज बैड, ओके। कॉन्फ्लिक्ट कहीं कहीं पे एक बहुत अच्छी चीज होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू हर पॉइंट पे ध्यान दे पाते हैं, ओके। हो सकता है कि किसी में डिसएग्रीमेंट हुआ हो, कोई ऐसा हो जो ये बोलता हो कि हम इसके पॉइंट के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं, या हम इसके पॉइंट के साथ अग्री नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कहीं ना कहीं हमें ये बात पता चल पाती है, हमें हर पॉइंट के बारे में पता चल पाता है, हम उस एस्पेक्ट के बारे में पता कर पाते हैं जहाँ तक अभी तक हमारा दिमाग नहीं गया था। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुरा नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट जितना ज़्यादा होता है और जितने उसको इफेक्टिवली रिजॉल्व किया जाता है, उसी हिसाब से ग्रुप का कम्युनिकेशन भी अच्छा होता जाता है। अगर देखिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इसको इफेक्टिवली रिजॉल्व नहीं किया गया है, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है और जो ग्रुप का कम्युनिकेशन होता है वो लेस फ्रीक्वेंट हो जाता है, प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, और अक्सर ही कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही फ्रूटफुली उसे रिजॉल्व करना चाहिए, ओके। Second is conformity. Conformity is agreement with regard to ideas, rules or principle. Member may be encouraged to disagree about definition of a problem or possible solutions, but certain fundamental issues such as how the group should operate should be agreed to by everyone. Although group conformity and group cohesiveness are necessary. अब देखिए group conformity क्या है? एक एग्रीमेंट होता है आइडियाज का, रूल्स का एंड प्रिंसिपल्स का, जिसको सबको फॉलो करना होता है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि किसी पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखा गया, हो सकता है आप उससे एग्री कर रहे हो सकता है कोई उससे एग्री ना कर रहा हो, और आपस में उस बात को लेके बहस हो गई या कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको ग्रुप के हर मेंबर को फॉलो करना होता है, क्योंकि ये आपके मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे मान लीजिए ग्रुप में कम्युनिकेट करने का कोई एक पर्टिकुलर चैनल चूज किया गया है। हो सकता है कि सबने ये बोला हो कि जो भी ग्रुप में कम्युनिकेट करेगा वो ईमेल के थ्रू ही करेगा। तो ये एक सेट है, ये एक रूल है जिसको सबको फॉलो करना होता है। ये आपके काम को आसान करने के लिए ही होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए ही होता है। तो कंफर्मिटी बेसिकली आइडियाज होता है या रूल्स होता है जिसको सभी मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है जिस पे, और सभी को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि कॉन्फॉर्मिटी और ग्रुप कोहेसिवनेस मतलब ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में जो क्लोजनेस है ये अच्छा होता है, लेकिन टू सम एक्सटेंट। उस एक्सटेंट के बाद ये ग्रुप कन्फॉर्मिटी मतलब बहुत ज़्यादा अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आप बना देंगे तो लोगों को फॉलो करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ग्रुप कन्फॉर्मिटी भी एक सर्टेन लेवल के बाद अगर आप ज़्यादा ही कुछ बनाने लगते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। और ग्रुप कोहेसिवनेस मतलब जो क्लोजनेस है सारे के सारे ग्रुप पार्टिसिपेंट्स के बीच में, ये दोनों ही अप टू सर्टेन लेवल ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज कंसेंसस। Consensus means reaching a decision that best reflects the idea of all team members. It is finding a solution that is acceptable enough that all members can support it and that no member actively oppose it. तो यहाँ पे कंसेंसस का मतलब ये होता है कि एक डिसीजन पे आना और उस डिसीजन के हिसाब से लोग ऐसा उस डिसीजन को बनाना कि जो सबके आइडियाज थे उनको कंसिडर किया गया है। ऐसा नहीं हो कि किसी आइडिया को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया, इवन अगर किसी ने क्रिटिसाइज भी किया है तो आप उसके सॉल्यूशन को अपने डिसीजन में इंक्लूड कर रहे हैं। तो कंसेंसस का मतलब होता है एक ऐसे डिसीजन पे आना जो सबके लिए बेस्ट है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करके बनाया गया है और सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन
के लिए बनाया गया है। तो हम क्या देखते हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन में 3 वेरिएबल होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, कंफर्मिटी एंड कंसेंसस। जहाँ पे ये 3 वेरिएबल होते हैं वहीं पे ग्रुप कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाता है। Okay, so for this was the first lecture of module 2 एंड आई थिंक स्टूडेंट्स की आज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। आपने काफ़ी चीज़ें सीखी इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के थ्रू। आपने ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, आपने सीखा कि क्या बेनिफिट्स होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के। देन आपने देखा कि हमें ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, क्या नहीं करना होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के, और कितने टाइप के ग्रुप होते हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, और क्या वेरिएबल्स होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में we'll start from the initial group goals and then we'll start with the negotiation. So please keep a track on all the video lecture as you have a lot of thing to learn from this particular subject as it is very much applicable in your practical life. Till then students, thank you so much. Please take care.